बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ़िज़िक्स एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर हुआ था 2023 में, उसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो पेपर पैटर्न था वो कुछ इस तरह से था कि इसमें टोटल एमसीक्यूज 50 थे, जिनमें से पहले 10 एमसीक्यूज जो थे वो इंग्लिश से रिलेटेड थे और बाकी जो 40 एमसीक्यूज थे वो फिजिक्स से रिलेटेड थे। लेकिन उसके बाद से 2024 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना जो सिलेबस और पेपर पैटर्न है वो अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया। नया पैटर्न और सिलेबस क्या है उसकी डिटेल्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ जो है वो टाइमली मिलती रहें। तो पहले हमारे पास 10 एमसीक्यूज जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे, उसके बाद 40 जो एमसीक्यूज हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि फिजिक्स के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो एमसीक्यू है वो है सिनोनिम्स ऑफ द पोस्टुलेट इज। तो स्टूडेंट, पोस्टुलेट का मतलब होता है फर्ज करना। तो यहां पर इसका जो सिनोनिम बनेगा दैट इज हाइपोथेसाइज। तो हाइपोथेसिस ये भी एक फर्जी चीज होता है, तो इसका सिनोनिम हाइपोथेसाइज बनेगा। नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ प्रोडिगल। तो स्टूडेंट, प्रोडिगल का मतलब होता है फजूल खर्च, ऐसा आदमी जो पैसे को बर्बाद करता हो। तो यहां पर जो राइट आंसर इसका बनेगा दैट इज वेस्टफुल। वेस्टफुल का मतलब भी फजूल खर्च होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इमेंसिपेशन इज। तो स्टूडेंट्स, इमेंसिपेशन का मतलब होता है आजादी। तो यहां पर अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब भी आजादी होता है। नेक्स्ट वी हैव टू हैव स्टिकी फिंगर। तो स्टिकी फिंगर का मतलब होता है चोरी की आदत होना। तो स्टूडेंट, यहां पर जो इससे रिलेटेड जो राइट आंसर बनता है दैट इज बीइंग अ थीफ। चोर होना ये इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ कंसेशन। कंसेशन का वर्ड आपने बहुत दफा सुना होगा जब आप शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में या शॉप पर, तो इसका मतलब होता है रायत। तो यहां पर जो इससे रिलेटेड वर्ड का मीनिंग बनता है दैट इज अलाउंस। तो राइट आंसर विल बी द अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ म्यूटेशन। तो स्टूडेंट, म्यूटेशन का मतलब होता है तगय्युर या तब्दीली। ये स्पेसिफिकली एसोसिएट होता है डीएनए के साथ, कि डीएनए में जो चेंजेस आती है या तब्दीली आती है उसको म्यूटेशन कहा जाता है। तो हमारे पास होगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इसका जो राइट एंटोनिम बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट। तो स्टूडेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया होना, फाइनेंशियली बिल्कुल खत्म हो जाना, ब्रोक हो जाना। तो यहां पर जो इसका राइट एंटोनिम बनेगा दैट इज फाइनेंशियली स्टेबल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ इंट्रांसेंडेंट। तो इसका मतलब होता है गैर मुतजलजल या मुस्तहकम, ऐसी चीज जो चेंज ना हो, जो अपनी जगह से हिले ना। तो यहां पर उसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज कंसोलिटरी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ इंजीनियस। तो इंजीनियस का मतलब होता है ये होशियार, चालाक, ऐसा बंदा जो क्लेवर हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर बनेगा दैट इज स्लो विटेड। स्लो विटेड का मतलब होता है सुस्त दिमाग या आहिस्ता सोचने वाला, स्लो लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ प्रेम्पटोरी। प्रेम्पटोरी का जो मतलब है वो होता है इजाजत देने वाला। तो इसका जो यहां पर एंटोनिम राइट बनेगा दैट इज हम्बल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अब यहां तक हमारे जो 10 क्वेश्चन थे वो इंग्लिश से रिलेटेड थे, वो यहां पर कंप्लीट हो गए। अब आगे हमारे पास जो 40 जो क्वेश्चंस होंगे वो फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। उनमें पहला क्वेश्चन है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एट अ पॉइंट इन अ वेक्टर फील्ड इज डैश क्वांटिटी। यानी कि एक वेक्टर फील्ड की जो डाइवर्जेंस होती है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी या वेक्टर। तो स्टूडेंट, चूंकि डाइवर्जेंस भी एक वेक्टर है और वेक्टर फील्ड भी एक वेक्टर है, तो जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ली जाती है तो आंसर हमेशा स्केलर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप इसको एक वेक्टर फील्ड कंसीडर कर लें और ये हमारे पास डाइवर्जेंस है। तो जब वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस लेंगे, दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक स्केलर होगा। सो यहां पर जो राइट आंसर बनता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द क्वांटिटी विच रिमेन कंजर्व्ड इज। कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, एक्सटर्नली कोई टॉर्क अप्लाई ना हो रहा हो, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कंजर्व रहेगी।
तो स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें यही स्टेट करता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारे पास कंजर्व रहेगा। यहां पर आप इसके एग्जांपल के तौर पर इस आइस स्केटर को देख सकते हैं कि जब इससे अपने बाजू फैलाए हुए हैं तो इस मोमेंट पर उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है जबकि एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल है, लेकिन जब अपने बाजू को इकट्ठा कर लेगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम हो जाएगा बट एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। बट इन बोथ केसेस जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। सो द राइट आंसर इज एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैन ऑफन बी कन्वीनियंटली फाउंड, कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आसानी के साथ कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन उस चेंज को कहते हैं कि हैमिल्टोनियन जो हमारे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन है उसको प्रिजर्व करने के लिए हम कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में जो चेंज लेके आते हैं, जैसे QP को QP कैपिटल में कर देते हैं, तो इसको हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेशन गैप और सेपरेशन टेंसर दोनों से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये एक मिस्टेक थी पेपर के अंदर, तो होपफुली जिसने भी इसको जिस पे भी अटेम्प्ट किया होगा उसको इसका पूरा क्रेडिट मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अलाउज अस टू डिफाइन, कि थर्मोडायनामिक्स का जो जीरोथ लॉ है वो हमें क्या एक्सप्लेन करता है। तो जो जीरोथ लॉ है वो एक्चुअली हमें ये बताता है कि अगर कोई दो सिस्टम आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम पर हो और वो दोनों आगे थर्ड किसी बॉडी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम पर हो तो वो आपस में भी थर्मली इक्विलिब्रियम पर होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों सिस्टम B और C आपस में थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम पर है तो B C A के साथ भी थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम पर है और C B के साथ इक्विलिब्रियम पे है, तो ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम पर होंगे। जिस तरह हम कहते हैं मैथमेटिक्स में A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C। तो जीरोथ लॉ इसी को एक्सप्लेन करता है। तो चूंकि इन सभी में बात थर्मल इक्विलिब्रियम की हो रही है, सो द राइट आंसर विल बी थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड इज 0.03 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और 300 ग्राम of lead shot at 100 degree Celsius is mixed with 100 ग्राम of water at 70 degree Celsius in an insulated container. The final temperature of the mixture। छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें कहा यह गया कि एक हमारे पास lead shot है, उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है, उस lead shot को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और फिर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए हुए पानी के अंदर डालते हैं। तो वो कह रहे हैं कि फाइनल जो टेम्परेचर है वो बताएं। तो इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं कि जो एनर्जी है किसी सिस्टम की वो कंजर्व रहेगी। अगर एक बॉडी एनर्जी को लूज करती है तो जितनी वो लूज करेगी वो एक्चुअली गेन हो जाएगी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के जरिए। तो यहां पर हम इसको प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T है। यहां पर लेड के लिए जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो लेड के लिए जो मास है वो 300 ग्राम है, उसकी स्पेसिफिक हीट आ गई और डेल्टा T इज द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। अब चूंकि लेड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया है और जब इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में डालेंगे तो ऑब्वियसली वो हीट को लूज करेगा, 100 से उसके जो टेम्परेचर वो कम होगा। तो यहां पर हम उसको 100 माइनस T फाइनल लिखेंगे। इससे जब हम वाटर के लिए लिखेंगे तो वाटर का मास जो वो 100 ग्राम है गिवन है, उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो 1 होती है। अब यहां पे वाटर है 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म और जो लेड है वो 100 पर है। तो जब लेड 100 वाले को 70 वाले पानी में डाला जाएगा तो ऑब्वियसली पानी का टेम्परेचर राइज करेगा। तो यहां पर हम T फाइनल माइनस 70 डिग्री लिखेंगे। अब लेड ज्यादा गर्म है, पानी कम गर्म है, तो जब लेड को पानी में डालेंगे तो जितनी हीट लेड लॉस करेगा एक्चुअली वो सभी के सभी हीट जो है वो पानी गेन कर लेगा। तो लेड में अगर टेम्परेचर में जितनी कमी आएगी वो उतना ही पानी के टेम्परेचर में राइज आएगा। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं Q लेड इज इक्वल टू Q वाटर। तो जब इन वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आएगा 72.5। सो द राइट आंसर इज 72.5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मैक्सवेलियन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। मैक्सवेलियन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो मैक्सवेलियन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्राइब करती है पार्टिकल्स की गैस के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर पर, कि जब गैस की
टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली उसके जो पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो चेंज होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, और अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसकी स्पीड भी काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आइडियल गैस लॉ के अंदर एक्सप्लेन होती है। सो द राइट आंसर विल बी द आइडियल गैस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो फॉर। फर्स्ट तो हम एंट्रोपी के बारे में समझते हैं। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी किसी भी सिस्टम के अंदर उसके डिसऑर्डर को, उसकी रैंडमनेस को एक्सप्लेन करती है, सिस्टम की डिसऑर्डरनेस को। तो अब यहां पर जो हमारे पास प्रोसेसेस दिए गए हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। आइडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती। अब जब हीट ट्रांसफर नहीं हो रही तो एंट्रोपी भी चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा एंट्रोपी में। इस तरह रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर भी एंट्रोपी चेंज नहीं होती और इक्विलिब्रियम स्टेट पर भी एंट्रोपी चेंज नहीं होती। सो यहां पर जो राइट आंसर आएगा दैट इज ए रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव एम्पेयर्स लॉ, द इंटीग्रेशन इज ओवर। तो एम्पेयर लॉ में जो इंटीग्रेशन होती है वो एक्चुअली क्लोज लूप के ऊपर होती है। क्लोज लूप की इंटीग्रेशन जो है वो एम्पेयर्स लॉ में डिस्कस होती है। सो द राइट आंसर विल बी द क्लोज पाथ। नेक्स्ट इज द इक्वेशन E is equal to mc square indicates द एनर्जी। तो E is equal to mc square फेमस इक्वेशन है जो ये हमें बताती है कि मैस एनर्जी में और एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है। सो इसको यहां पे जो राइट आंसर बनेगा दैट इज इक्वल मैस मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। स्टूडेंट आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट शिफ्ट से बनता है। तो कंप्लीट शिफ्ट क्यों है? ऐसे ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इसलिए राइट आंसर विल बी हाई मेल्टिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर अ मेटल डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। कि मेटल्स की जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो किस पे डिपेंड करती है। तो यहां पर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये मेटल्स के लिए जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है फर्मी लेवल के ऊपर ये डिपेंड करती है, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट डिपेंड करती है एनर्जी के ऊपर। तो राइट आंसर विल बी एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v enters a region of uniform magnetic field pointing out of the page। एक पॉजिटिव चार्ज है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ ऐसे रीजन में दाखिल हुआ है जिसका जो फील्ड है वो पेज से बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। कह इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी। तो स्टूडेंट्स किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से डिफाइन कर सकते हैं एंड दिस रूल विल एक्सप्लेन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज। तो इस रूल से हम ये कह सकते हैं कि उस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। करंट डेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन इसके दरमियान करेक्ट रिलेशन क्या है। जो मैग्नेटाइजेशन है वो उसका मतलब होता है अलाइनमेंट होता है मैग्नेटिक मूवमेंट्स। किसी भी मटेरियल की जो मूवमेंट्स है वो किस डायरेक्शन में अलाइन होती है हम उसको मैग्नेटाइजेशन से रेफर करते हैं। करंट डेंसिटी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है और कर्ल ऑफ द वेक्टर जो होती है उसकी रोटेशन होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट डेंसिटी के। ये हम एम्पेयर्स लॉ में पढ़ चुके हुए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो कर्ल है वो करंट डेंसिटी के इक्वल होती है। सो द राइट आंसर जो यहां पर बनता है J इज इक्वल टू कर्ल ऑफ M, दैट इज द मैग्नेटाइजेशन। कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। Next we have atomic diameter of BCC, body centered cubic crystal, if A is the lattice parameter is। तो ये इसकी कैलकुलेशंस अवेलेबल है। हम इसको हमारे जो फिजिक्स की लेक्चर सीरीज है उसके अंदर इसको कंप्लीटली बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि एक बॉडी सेंटर्ड लैटिस ऐसा लैटिस होता है जिसके सेंटर में एक कंप्लीट एटम होता है और उसके कॉर्नर पर ऑटो कॉर्नर पर जो एटम्स वो मौजूद होते हैं। इसका अगर लैटिस पैरामीटर A लिया जाए तो इसकी एटॉमिक डायमीटर का राइट आंसर जो है वो A/4√3। ये कैलकुलेशंस यहां पर गिवन है। अगर आप इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर सीरीज की वीडियो से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ओवर डैम्पिंग रिजल्ट्स इन। अगर हम किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर डैम्पिंग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो उस डैम्पिंग की वजह से वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस नहीं जा पाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जैसे यहां पर डैम्पिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई सिस्टम रुक गया, वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं जा रहा। सो द राइट आंसर इज स्लोअर रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन फेज ऑफ ऑसिलेशन
चेंजेस बाय, कि एक ऑसिलेशन के दौरान फेज चेंज कितना होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक वेव की पूरी ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो फेज है 0 से लेके 2 पाई रेडियन तक चेंज होता है। सो द राइट आंसर इज 2 पाई रेडियन। Next question is a radio transmission from an astronaut on the moon will be received how much later on Earth? The moon is 380 million meters from the Earth. अब यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया, एक एस्ट्रोनॉट है जो मून पर मौजूद है और मून से वो एक रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है अर्थ की तरफ, तो वो कितना डिले होगा अर्थ पर उस सिग्नल को आते हुए। डिस्टेंस हमें गिवन है 380 मिलियन और जो रेडियो सिग्नल की वेलोसिटी है वो भी हमें पता है 2.988 into 10 raised to 8। अब इसको हम डिस्टेंस स्पीड फार्मूले में पुट करके इस टाइम को निकाल सकते हैं, दैट इज 1.2 सेकेंड। सो द राइट आंसर इज 1.2 सेकेंड। Next we have a sphere, a cube and a thin circular plate, all made of same material and having the same mass and initially heated to a temperature of 3000 degree Kelvin. Which of these will cool faster? तीन ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एक स्फीयर है, एक डिस्क है और एक जो क्यूब है। इन तीनों को 3000 डिग्री सेल्सियस पर सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम टेम्परेचर पर हीट किया गया है। तो सबसे पहले इनमें से कूल कौन होगा? तो जो लॉ ऑफ कूलिंग उसके मुताबिक जो हीट लॉस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सराउंडिंग एंड द ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पर चूंकि तीनों एक ही मटेरियल्स पे बने हुए हैं और एक ही एटमॉस्फेयर में है, तो इनका जो टेम्परेचर लॉस है वो एक जैसा ही होगा एटमॉस्फेयर के लिहाज से, बट तीनों का सरफेस एरिया डिफरेंट है। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो जल्दी ठंडा होगा, उसका हीट लॉस उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पे एक डिस्क का जो सरफेस एरिया, एक प्लेट का जो सरफेस एरिया वो ज्यादा होता है, इसलिए उसमें हीट लॉस ज्यादा होगा और वो कंपैरेटिवली जल्दी कूल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट इज फेज डिफरेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी नोड। तो स्टेशनरी वेव में जहां पर दो वेव्स अपनी मीन पोजीशन के साथ मिलती हैं, इसको हम नोड कहते हैं, और जो मैक्सिमाज होते हैं उनको हम एंटी नोड्स कहते हैं। और यहां पर नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट इज π/4। सो द राइट आंसर इज 45। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। यू कैन सी इट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसके हर फेस के सेंटर में एक जो आइटम वो पाया जा रहा है, तो इसको हम FCC या फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। Next is the total capacitance of 300 microfarad capacitor and a 600 microfarad capacitor in series is। दो कैपेसिटर्स हैं 300 और 600 माइक्रोफैराड के, उनको सीरीज में अटैच किया गया है। तो सीरीज में जो कैपेसिटर्स अटैच होते हैं उनके टोटल कैपेसिटेंस का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, 1 ओवर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर है दैट इज 200 माइक्रोफैराड। सो द राइट आंसर विल बी द 200 माइक्रोफैराड। Next we have relativistic mechanics produces a result different from classical mechanics for bodies moving with। तो relativistic mechanics actually डील करती है with special theory of relativity and general relativity। तो इनमें वो सारी बॉडीज इंक्लूड होती हैं जो हाई वेलोसिटीज के साथ मूव करती हैं। सो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा वेरी हाई वेलोसिटीज, जो सबसे ज्यादा तेज वेलोसिटी से मूव करती हैं उनको डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल विच इज स्लाइटली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट वो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड से सिर्फ थोड़ा सा स्लाइटली अट्रैक्ट हो, दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बिकॉज डायमैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटाइज नहीं होता, वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। और इस तरह जो फेरोमैग्नेटिक है ये बहुत सॉलिड बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। सो द राइट आंसर इज पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पर्सन बाय एटमॉस्फेयर इज। तो यहाँ पे उस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक पर्सन पर लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन, वो पूछा जा रहा है कि एक पर्सन पर कितने न्यूटन की फोर्स जो है एटमॉस्फेयर लगाता है, दैट इज A 2 lakhs न्यूटन जो एक पर्सन बियर करता है बाय एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट इज नॉट रिलेटेड टू रेडिएशन, कि इनमें से कौन सा कांस्टेंट है जो रेडिएशन से रिलेटेड नहीं है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सोलर कांस्टेंट जो होता है वो डील करता है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो आउटर एटमॉस्फेयर से अर्थ पर आती हैं, उनको हम मेजर करते हैं सोलर कांस्टेंट की मदद से। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक फंडामेंटल फिजिक्स जो कांस्टेंट है जो रिलेट
करता है टेम्परेचर और एनर्जी को। उसके बाद स्टीफन कांस्टेंट एसोसिएट होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, और वेन्स कांस्टेंट जो है ये टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर चेंजेस के साथ जो रेडिएशन में चेंजेस आता है उसको डील करता है। तो एज वी कैन सी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जो रेडिएशन के साथ एसोसिएट नहीं है। सो द राइट आंसर इज सी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इनमें से कौन सा मटेरियल है जो जिससे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं। तो मोस्टली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो वो नेचुरली पाए जाते हैं, नेचर से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। तो आंसर विल बी द नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिपेंडेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन अ सेमीकंडक्टर गिवन बाय, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है और राइट आंसर इसका बनेगा बी, म्यू अल्फा 1/T 3/2। Next, the refractive index of a material is approximately equal to the square root of। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला दैट इज n इज इक्वल टू ई म्यू, और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिटिविटी दोनों पे डिपेंड करता है, और राइट ऑप्शन विल बी द सी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू नैनो टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा नैनो टेक्नोलॉजी पर अप्लाई नहीं होता। नैनो टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो नैनो टेक्नोलॉजी से एसोसिएट नहीं है। पहली स्टेटमेंट दी हुई इट इज अ जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली नैनो टेक्नोलॉजी एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी है, इसकी बहुत सारी जनरल एप्लीकेशन है। सेकेंड इज इट कैन बी कॉल्ड अ ग्रीन टेक्नोलॉजी, यस इट इज अ ग्रीन टेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेरिक सपोर्टिव टेक्नोलॉजी है। उसके बाद थर्ड न्यूटन्स मैकेनिक्स कैन डिस्क्राइब इट, ये स्टेटमेंट कुछ ठीक नहीं है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स है जो दीज नैनो टेक्नोलॉजी जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि इन पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। सो जो यहाँ पर स्टेटमेंट है जो नैनो टेक्नोलॉजी से एसोसिएट नहीं हो सकती दैट इज न्यूटन्स मैकेनिक्स कैन डिस्क्राइब इट। Next we have a full form of STM. तो STM stands for Scanning Tunneling Microscope, a very important instrument in the field of physics. So the right answer is A. Next question is a student added three figures 72.1, 3.32, 0.003। इन तीनों फिगर्स को एक स्टूडेंट ने ऐड किया है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा हम देख लेते हैं। 72.1, 3.32, 0.003। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज 75.423। एज ये जो हमारे जीरोज हैं ये डिजिट के बाद भी एक सिग्निफिकेंट फिगर से पहले है, सो हम इन जीरोस को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करेंगे, इसलिए जो राइट आंसर हमारा बनेगा दैट इज 75.423। राइट आंसर विल बी द A. Next we have a rheostat can be used as। तो rheostat जो है वो एक वेरिएबल रेजिस्टर भी होता है और एक पोटेंशियल डिवाइडर भी होता है। तो सी ऑप्शन ठीक है, ये दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज, हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन के एक कॉइल के अंदर से करंट की वजह से दूसरे कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। सो द राइट आंसर विल बी द बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कोहेरेंट, कि इन चारों में से कौन सी लाइट ज्यादा कोहेरेंट है। तो वी नो द लेजर इज द मोस्ट कोहेरेंट लाइट, मोस्ट कोहेरेंट और मोनोक्रोमैटिक जो लाइट है इन सब में से दैट इज लेजर। सो द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट इज एन आइसोटोप इज, तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। आप देख सकते हैं कि इन सब में जो चेंज है दैट इज द चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जबकि इन सब में इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। तो हम यहां पर आइसोटोप को डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो द राइट आंसर विल बी सी, एन एटम विथ स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। Next we have average distance covered by alpha particle in air before its ionizing power ceases is called। ये क्वेश्चन जो है
ये लेक्चरर के पेपर में भी आया और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर में भी आया हुआ है। पूछा ये जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो एयर में मूव करता है, इससे पहले कि उसकी आयनाइजिंग पावर जो खत्म हो जाए, तो जितना वो पाथ कवर करता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको उसकी रेंज कहा जाता है, जो कि फ्यू सेंटीमीटर्स तक हो सकती है। नेक्स्ट इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज डबल द कूलम्स फोर्स बिटवीन द चार्ज। यहाँ पे कूलम फोर्स की बात की गई है। कूलम फोर्स का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे गिवन है, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब चूंकि वो यहाँ पर कह रहा है कि हम इस R को, इस डिस्टेंस को डबल करते हैं, हम R के जगह 2R प्लेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि फोर्स में जो चेंज आ रहा है वो द फैक्टर बाय 1/4। तो यहां पर जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये बिल्कुल वैसे लिखे हुए हैं जैसे पेपर में गिवन थे, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो इसके साथ रिलेट नहीं करता। तो होपफुली जिसने जिस भी ऑप्शन पे क्लिक किया होगा उसको उसका क्रेडिट पूरा मिला होगा। आंसर इज डिस्टेंस बिटवीन देम वो डिक्रीज हो जाता है बाय अ फैक्टर ऑफ 1/4। नेक्स्ट वी हैव द रेंज ऑफ द कूलम फोर्स इज, तो कूलम फोर्स की जो रेंज है वो इनफाइनाइट होती है, बिकॉज ये F तभी जीरो होगा जब हम R को इस तरह प्लेस करें कि F की वैल्यू तब जीरो आ सकती है जब R विल बिकम इक्वल टू जीरो। जब R इंफिनिटी पुट करेंगे देन हमारे पास F जो है वो जीरो होगा। तो मतलब इसकी रेंज क्या है? वो इन्फिनिटी है। ये इन्फिनिट डिस्टेंस तक जो चार्जेस है उनको डील कर सकता है। राइट आंसर इज इनफाइनाइट। ये था स्टूडेंट्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर जो 2023 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत लिया गया था। हम नया फिजिक्स का सेशन एमके प्रिपरेशन स्टार्ट करा 1 जनवरी से। अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स 0342447091, 034842335393, इनमें से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।